बिहार में जिस तरीके से एनडीए की जबरदस्त जीत हुई है, आपको क्या लगता है इसका कितना असर उत्तर प्रदेश की सियासत पर पड़ेगा? स्वाभाविक है इसका असर उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव पर, यहाँ के पंचायत चुनाव पर पड़ना तय। एमवाई पूरा जो समीकरण था पूरा ध्वस्त नजर आया। कमोवेश मुस्लिम और यादव वोटरों पर डिपेंड थे, माने जाते, उनके कोर वोटर ये माने जाते। विधानसभा चुनाव से पहले जिस तरीके से शिफ्टिंग होती है, योगी आदित्यनाथ वो करने में कामयाब रहे हैं। बिहार के परिणाम उत्तर प्रदेश में असर डालते हैं। बिहार विधानसभा चुनाव के परिणाम ने उत्तर प्रदेश की सियासत में हलचल तेज कर दी है। इसकी कई सार्थक वजहें भी निकलकर सामने आती हैं, लेकिन बिहार विधानसभा चुनाव के परिणाम से पहले जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के चाणक्य कहे जाने वाले अमित शाह ने टीवी चैनल में यह दावा किया कि 160 सीटों से ज्यादा एनडीए गठबंधन जीत रहा है, लेकिन जब चुनावी परिणाम सामने आए, शाम तक फाइनल टैली सबके सामने मौजूद हुई, तो ऐसा लगा कि जो चाणक्य ने कहा था उससे ज्यादा सीटें इस बार एनडीए ने बिहार में जीती हैं। 202 सीटें प्रचंड जनादेश के साथ बिहार में एनडीए सरकार काबिज हुई, जिसमें 89 सीटें भारतीय जनता पार्टी ने जीती, 85 सीटें जेडीयू के खाते में गईं। एलजेपी रामविलास, जो कि चिराग पासवान की पार्टी है, उन्होंने 19 सीटों पर अपनी मौजूदगी दर्ज कराई। इसके अलावा उपेंद्र कुशवाहा की आरएलएम 4 सीटें, हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा, जो कि जीतन राम मांझी की पार्टी है, उस पार्टी ने 5 सीटें जीती। इस तरीके से एनडीए गठबंधन ने प्रचंड जीत दर्ज की। लेकिन अब यह सुगबुगाहट तेज हो गई है कि बिहार विधानसभा चुनाव के परिणाम भी उत्तर प्रदेश की तर्ज पर हो सकते हैं। कई तरीके की चर्चाएं भी तेज हैं। कहा यह जा रहा है कि बिहार में जिस तरीके से परिणाम आए हैं वो उत्तर प्रदेश के जनादेश को भी प्रभावित कर सकते हैं। 3 मूल प्रश्न जो कि सबके सामने उभर कर आ रहे हैं, जिनमें पहला, क्या बिहार में जिस तरीके से एनडीए गठबंधन की जीत हुई उसने भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में जोश भरा है जो कि उत्तर प्रदेश में काम करेगा? दूसरा प्रश्न, क्या एनडीए की जीत से समाजवादी पार्टी का जो वोटर है उसमें उदासीनता बढ़ेगी? तीसरा और अहम प्रश्न, क्या समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव, जो कि समाजवादी पार्टी के सबसे बड़े नेता हैं, दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी, इंडिया गठबंधन उत्तर प्रदेश में एग्जिस्ट करेगा या फिर नए तरीके की राजनीति उत्तर प्रदेश में एक बार फिर से देखने को मिलेगी? क्योंकि बिहार के परिणाम कुछ इसी ओर इशारा करते हैं। नमस्कार, मैं अमित विक्रम और आप देखना शुरू कर चुके हैं हमारा खास प्रोग्राम संवाद, जहां पर हम तमाम पॉलिटिकल किस्सों पर या विषयों पर इत्मीनान से चर्चा करते हैं। तो आज हमारे साथ चर्चा के लिए मौजूद हैं संदेश वाहक अखबार के स्थानीय संपादक सूर्यकांत त्रिपाठी जी। सर, मेरा पहला प्रश्न बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर, बिहार में जिस तरीके से एनडीए की जबरदस्त जीत हुई है, आपको क्या लगता है इसका कितना असर उत्तर प्रदेश की सियासत पर पड़ेगा? अमित जी, बिहार विधानसभा चुनाव के असर को हम 2 तरीके से देख सकते हैं। पहला, उत्तर प्रदेश में एनडीए गठबंधन दल पर क्या असर पड़ेगा और भाजपा की राजनीति पर क्या असर पड़ेगा। 2 अलग अलग चीजें हैं, लेकिन दोनों का जो समन्वय है, दोनों का परिणाम एक ही तरीके से दिखेगा। अब आप देखिए कि जिस तरीके से 2025 के चुनाव में बिहार में एक तरीके से कहिए क्लीन स्वीप किया। हाँ, एनडीए ने 202 सीटें दर्ज की हैं और इसमें भी भाजपा सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरी। 89 सीट, 89। स्वाभाविक है इसका असर उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव पर, यहाँ के पंचायत चुनाव पर पड़ना तय। इसमें संगठन में भी, यहाँ यूपी में भाजपा संगठन में भी बदलाव आएगा और जो इनके सहयोगी दल हैं उनके आपसी तालमेल पर भी प्रभाव पड़ेगा। उत्तर प्रदेश में जहां तक आप देखिए तो यूपी में भाजपा के संगठन में बदलाव होने की पूरी तैयारी चल रही। प्रदेश अध्यक्ष भी बदले, प्रदेश अध्यक्ष अभी तक चुना नहीं गया है, लेकिन अब जल्दी इस पर चर्चाएं गर्म हो गई।
प्रदेश अध्यक्ष बनाने के पीछे राजनीतिक समीकरण भी साधे जाएंगे, जाति समीकरण भी साधे जाएंगे। और इसीलिए आप देखिए तो ओवैसी को अगर देखा जाए तो ओवैसी में प्रदेश अध्यक्ष बनने की रेस में सबसे आगे केशव प्रसाद मौर्य, ओबीसी। इसके अलावा आप धर्मपाल सिंह को देख लीजिए, स्वतंत्र देव सिंह, ये 3 नाम महत्वपूर्ण। दलितों में दलित समीकरण अगर साधने पर फोकस करेगी भाजपा तो उसमें रामशंकर कठेरिया का नाम आ रहा है, शीर्ष पे चल रहे हैं, दौड़ में हैं सामने। और अगर ब्राह्मण चेहरा बनाएंगे तो दिनेश शर्मा रेस में दिखाई पड़ा। हरीश द्विवेदी पे नाम चल रहा है, लेकिन दिनेश शर्मा उसमें इस कैटेगरी में दौड़ में सबसे आगे दिखाई पड़ा। तो ये तो बिहार चुनाव का एक असर इनके संगठन में पड़ने वाला है, उत्तर प्रदेश में भाजपा संगठन पर, कि इन्हें जल्दी से जल्दी अपना संगठन मजबूत करना है। और संगठन में जिन लोगों ने काम किया है बिहार चुनाव में, चाहे केशव प्रसाद मौर्य हो, चाहे अन्य लोग हों, भाजपा के जो नेता थे वो बिहार चुनाव में काफी सक्रिय थे। और अगर आप देखें तो केशव प्रसाद मौर्य मुजफ्फरपुर में बैठे रहे, बिहार के डिप्टी प्रभारी बनाए गए और 74 विधानसभा सीटों पर ये सक्रिय रहे। तो इनका कद भी बिहार विधानसभा चुनाव परिणाम से बढ़ा 100%। ये आगे देखिए अब इसके आगे क्या होता है। तो इसका असर यूपी पे एक तरह से केशव प्रसाद मौर्य को लेकर के इनका कद बढ़ा है, तो कहीं न कहीं इनकी भागीदारी और इनकी दावेदारी दोनों उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में मजबूत भी हो। दूसरी बात, कैबिनेट में बहुत दिन से बदलाव नहीं हुए, एक्सपेंशन भी होना है, विस्तार भी होना है। तो कैबिनेट विस्तार के लिए भी निश्चित रूप से जब कैबिनेट विस्तार होगा तो उसमें कुछ नए चेहरे आएंगे। और वो नए चेहरे भाजपा इस तरह से लाएगी कि उसमें उनके जो सहयोगी दल हैं वो असंतुष्ट भी ना हो। दूसरा, उनका जाति समीकरण भी सेट बैठे, यूपी चुनाव को देखते हुए, पंचायत चुनाव को देखते हुए, विधानसभा चुनाव को देखते, ये 2 चीजें तो बदलाव होंगी। ये संगठन और भाजपा का अंदरूनी बदलाव है, ये असर पड़ेगा। दूसरी चीज अगर आप देखिए तो सहयोगी दलों पर क्या असर पड़ता है। सहयोगी दलों पर यह असर पड़ेगा कि अब बिहार चुनाव में जिस तरीके से सुभाषपा ने बिहार चुनाव के पहले सुभाषपा के ओम प्रकाश राजभर दबाव बना रहे थे और वहां पर उन्होंने करीब 153 सीटों पर चुनाव लड़ने की घोषणा की थी। तेजस्वी को मुख्यमंत्री बना रहे थे, वो तेजस्वी को मुख्यमंत्री बना रहे थे और कई बयान उन्होंने एनडीए गठबंधन के खिलाफ दिया। लेकिन वहां पर ये 35 उम्मीदवार ही उतार पाए और सबकी जमानत जब्त हो गई। तो स्वाभाविक है कि आने वाले दिनों में जब उत्तर प्रदेश का विधानसभा चुनाव होगा तो इसमें इनके जो सहयोगी दल हैं बहुत बार्गेन करने की स्थिति में, बहुत दबाव बनाने की स्थिति में नहीं रहे। और उन्हें यही लगेगा कि भाजपा के साथ ही हमारी नैया पार हो सकती है। तो उम्मीद ये भी करिए कि इसमें टूट भी नहीं होगी। टूट की उम्मीद भी बिहार विधानसभा चुनाव से उत्तर प्रदेश की राजनीति पर, विशेषकर इंडिया गठबंधन, एनडीए गठबंधन
पर निश्चित रूप से ये प्रभाव पड़ेगा कि इनके जो सहयोगी दल हैं वो एक साथ मिल करके चलने की कोशिश करेंगे, ज्यादा बार्गेनिंग पावर उनके पास नहीं रह जाएगी। हालांकि पंचायत चुनाव के बाद इसका असर खुल करके सामने आएगा, क्योंकि पंचायत चुनाव में लगभग इनके सहयोगी दल अकेले चुनाव लड़ रहे। हाँ, अपना दल हो, भाजपा हो, निषाद पार्टी के। तो ये तो रहा इन पे इनके अंदरूनी उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में भाजपा और सहयोगी दलों पर असर। अब देखिए विपक्ष पे क्या असर पड़ा। विपक्ष में आप देख लीजिए, स्वामी प्रसाद मौर्य की पार्टी भी लड़ी थी चुनाव, आजाद पार्टी भी लड़ी, बसपा भी लड़ी। उसका कोई खास असर बिहार चुनाव परिणामों में दिखाई नहीं पड़ा। चाहे स्वामी प्रसाद मौर्य की पार्टी हो, चाहे आजाद पार्टी हो, दोनों के जो उम्मीदवार थे उनकी जमानतें जब्त हो गई, उनका पता ठिकाना नहीं चला। बसपा एक सीट जीत गई। बसपा एक सीट जीती, वो भी 30 वोटों से रामगढ़। तो इसका असर यहाँ के जो उभरते हुए कह सकते हैं कि आजाद पार्टी एक उभर रही थी, उस पर भी बड़ा निगेटिव असर पड़ा। हाँ, कि मायावती आज भी एग्जिस्ट करती हैं। इसका मतलब है कि मायावती आज भी एग्जिस्ट करती। और अगर देखिए तो मायावती 5 सीटों पर वहां प्रचार करने गई थी, जिसमें 1 सीट उन्होंने जीती है। और इस 1 सीट को अगर आप परसेंटेज में देखें तो उनका स्ट्राइक रेट 20%। तो ऐसी स्थिति में दलितों के पास भी, उत्तर प्रदेश के दलितों के पास भी एक संदेश जा चुका है कि बिहार से विधानसभा चुनाव परिणाम बिहार के, यूपी के दलितों में भी संदेश पहुंचा चुके हैं कि वो एक तरीके से एकजुट होने की कोशिश करते दिख सकते हैं उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में। तो अगर आप देखिए तो कुल मिला जुला करके बिहार चुनाव परिणाम 2 अर्थों में महत्वपूर्ण है। एक तो ये कि आने वाले दिनों में भाजपा यहाँ भी या एनडीए यहाँ भी बिहार मॉडल को अपनाएगी, और दूसरा उसके सहयोगी दल फिलहाल बार्गेनिंग की स्थिति में नहीं, और वो एकजुट रहेंगे, या वो एकजुट एनडीए उनको एकजुट रखने की कोशिश करेगी, भाजपा का शीर्ष नेतृत्व उन्हें एकजुट रखने की कोशिश करेगा। दूसरे विपक्ष के लिए ये एकदम निराशाजनक है, चाहे वो सपा हो चाहे बसपा हो। तो अगर आज की स्थिति में देखिए तो कुल मिला के निष्कर्ष यही दिखाई पड़ता है कि कहीं न कहीं एनडीए गठबंधन बढ़त लेती दिख रही। अच्छा, जैसे चर्चा बिहार में भी खासतौर पे होती, उत्तर प्रदेश में भी समाजवादी पार्टी को लेकर कहा जाता है एमवाई, आरजेडी के लिए भी कहा जाता है कोर वोटर एमवाई है। इस बार के चुनाव में पूरा ध्वस्त हो गया एमवाई, पूरा जो समीकरण था पूरा ध्वस्त नजर आया, 25 सीटों पर सिमट गई आरजेडी। आपको ऐसा नहीं लगता कि इस बार जो पीडीए का नारा अखिलेश यादव दे रखे हैं, जैसा एमवाई वहां ध्वस्त हुआ है, क्या ऐसा पीडीए पर भी वैसा असर पड़ सकता है? देखिए अमित जी, अगर बिहार चुनाव को परिणामों को नजदीक से देखिए तो एक समय ऐसा था जब उत्तर प्रदेश की राजनीति और बिहार की राजनीति कमोबेश विपक्ष, विशेषकर यहाँ सपा और वहां राजद, कमोबेश मुस्लिम और यादव वोटरों पर डिपेंड थी, माने जाते, उनके कोर वोटर ये माने जाते। अब वहां क्या स्थिति हुई, एक समय ऐसा था 2015 का जो विधानसभा चुनाव बिहार में हुआ था, उसमें 61 सीट यादवों को मिली थी। आज की डेट में देखिए
तो पूरा माई समीकरण उनका ध्वस्त हो गया। 143 में 51 यादव कैंडिडेटों को राजद ने उतारा। उनकी स्थिति देखिए, जीते कितने? 7, केवल 7। उसके प्रकारांतर देखिए या उसके तुलनात्मक अध्ययन करिए तो एनडीए गठबंधन ने 23 उम्मीदवार उतारे, यादव 15 जीते उसमें। तो ये अपने आप में बता रहा है कि यादव अब उस माई समीकरण से किनारे होता दिख रहा है। ऐसा ओवैसी में भी दिखा, 5 सीटें जीते। तो यादव तो वैसे ही दिख रहा है कि किधर जा रहा है। जबकि आज विधानसभा में केवल 28 सीट के करीब यादव विधायक हैं। और उधर देखिए आप 2020 के चुनाव में तो उस समय 55 के करीब यादव विधायक थे। तो ये राजद का जो कोर वोटर था इस बार वो टूटा, बिखरा, जिसमें यादव पहुंचे भाजपा के खेमे, एनडीए में बटे। उसी तरह से आप अगर मुस्लिम कैंडिडेट देखिए तो राजद ने 19 को उतारा, 2 या 3 मुस्लिम विधायक उनके जीते। तो ये स्थितियां स्पष्ट कर रही हैं कि वहां पर उनका जो माई समीकरण था वो पूरी तरह से ध्वस्त हुआ। और ये माई समीकरण ऐसे ही नहीं ध्वस्त हुआ, ये माई समीकरण ध्वस्त करने में कम से कम 2 तरीके के जो कारण थे वो काम कर रहे थे। पहला कारण था ओवैसी की पार्टी, खुद ओवैसी, उन्होंने सीमांचल में ताबड़तोड़ प्रचार किया और मुस्लिम दबदबे वाली जितनी सीटें थी उनमें उन्होंने जबरदस्त और आक्रामक तरीके से प्रचार किया। उनके निशाने पर जदयू या भाजपा कम, राजद ज्यादा रही, जो कि विपक्षी पार्टी थी। लगातार वो कहता रहे कि मुख्यमंत्री तो घोषित करना ही चाहिए, मुख्यमंत्री घोषित करना चाहिए, उप मुख्यमंत्री घोषित करिए, क्या केवल मुस्लिम दरी बिछाने के लिए? ये तमाम ऐसे तीखे बयान दिए गए ओवैसी के द्वारा। इसका असर ये एक तो ये पड़ा कि ओवैसी की तरफ मूव किया मुस्लिमों ने, और जब मुस्लिमों ने ओवैसी की तरफ मूव किया तो जो 5 उनकी सीटें थीं ओवैसी की पिछले विधानसभा चुनाव में, वो 5 सीटें उनके पास बरकरार। दूसरी, भाजपा का जो गठबंधन था, एनडीए गठबंधन था, उसमें जदयू हो या चिराग पासवान की पार्टी हो, एलजेपी रामविलास, एलजेपी रामविलास, चाहे हम हो माझी की, आरएलएम हो, चाहे कुशवाहा की आरएलएम, इन सभी भाजपा को छोड़ करके इन सभी पार्टियों का मुस्लिमों के अंदर कोई ज्यादा आक्रोश नहीं। मुस्लिम भाजपा को एक तरफा मतलब भाजपा को वोट नहीं देता है, लेकिन इन पार्टियों को वो पसंद करता है, विशेषकर जदयू को जरूर को पसंद करता है। और इसी जदयू के नीतीश कुमार ने एक समय ऐसा किया था कि माई समीकरण को पहली चोट पहुंचाई थी पसमानदा मुस्लिमों की बात करके। नीतीश कुमार, वो पसमानदा मुस्लिम आज भी जदयू के साथ कमोबेश जुड़े हुए। तो इनकी जो रणनीति थी एनडीए गठबंधन की कि एकजुटता बनाए रखो, उसके अलावा मुस्लिम जो क्षेत्र हैं बहुत सटीक ढंग से जाति समीकरण के आधार पे, धर्म के आधार पर सीटों का बंटवारा किया गया और उसका फायदा एनडीए
गठबंधन को मिला, जिसमें मुस्लिमों के वोट भी इनके पास आए। तो देखिए, तो वहां पर माई समीकरण पूरी तरह से ध्वस्त हो गया, क्योंकि यादव भी टूट करके एनडीए में गए, दलित भी इधर आए, दलितों ने भी और अति पिछड़ों ने भी राजद का सहयोग नहीं किया या समर्थन नहीं किया। और मुस्लिम जिस तरीके से मुस्लिम बटे, ओवैसी की तरफ दिखे, ठीक ठाक ओवैसी की तरफ दिखे और कुछ जदयू की तरफ दिखे और कुछ जो है राजद की तरफ गए। तो कुल मिला जुला करके ये जो एक तरफा वोटिंग की परंपरा थी इस बार वो माई की, वो इस बार एकदम ध्वस्त हो गई। अब निश्चित है कि इसका प्रभाव पड़ोसी राज्यों पर विशेषकर यूपी में पड़ेगा अगले साल चुनाव। और अखिलेश यादव का जो पीडीए का फार्मूला है वो इनके लिए शॉकिंग रहा है। बिहार विधानसभा चुनाव परिणाम, यहाँ पर पीडीए जब उन्होंने पिछड़ा दलित और मुस्लिम की बात की, अखिलेश यादव ने इसी आधार पर वहां भी बात की गई, दलित, पिछड़ा और मुस्लिम। लेकिन वहां का जो रिजल्ट है पीडीए का, मतलब वहां का जो पीडीए का रिजल्ट है उसको पीडीए ही कह सकते हैं। माई समीकरण के साथ भले माई समीकरण की बात होती है, लेकिन फोकस चाहे वो राजद हो, चाहे जदयू हो, चाहे भाजपा हो, फोकस इन मतलब तो वोट बैंक एमवाई वाले ही हैं पीडीए तो एमवाई वाले पीडीए के रहे, तो उसका भी असर पड़ा। और अगर आप कुल मिलाकर के देखिए तो यहाँ पर भी चूंकि बिहार में माई समीकरण ध्वस्त हो चुका है, उसी रणनीति पर यहाँ भी एनडीए गठबंधन चुनाव लड़ेगी और पीडीए के लिए, पीडीए फार्मूले के लिए यहाँ एक तरीके से खतरे की घंटी बज चुकी है। अच्छा, योगी ने जिस तरीके से बिहार में इतना ताबड़तोड़ प्रचार किया, ऐसा लगता है पूर्वांचल को वो साधने की पूरी कोशिश कर रहे थे, उसमें सफल भी होते दिखे। और उसके अलावा जिस तरीके से बुलडोजर नीति को अपने वहां बता रहे थे, वो ऐसा नहीं लगता कि ये विधानसभा चुनाव से पहले जिस तरीके से शिफ्टिंग होती है, योगी आदित्यनाथ वो करने में कामयाब रहे हैं? देखिए, बिहार और यूपी की राजनीतिक धरातल और समझ कमोवेश जाति समीकरणों पर आधारित। बिहार के परिणाम उत्तर प्रदेश में असर डालते हैं, क्योंकि कम से कम 38 विधानसभाएं ऐसी जो बिहार से जुड़ी, बिहार सीमा के आसपास, और योगी आदित्यनाथ की एक छवि मजबूत प्रशासक के रूप में है, माफियाओं को मिट्टी में मिलाने वाली है। ये छवि बिहार के लोगों को पसंद आई और उनका स्ट्राइक रेट देख लीजिए आप, बढ़िया। उन्होंने बिहार में 31 सभाएं की, जिसमें 26 या 27 विधायक जीते। और ये स्ट्राइक रेट उनको ऐसे नहीं मिली। उन्होंने 2 रणनीति अपनाई। एक, उन मुद्दों को जो इंडिया गठबंधन बार बार उठा रहा है, रोजगार का मुद्दा हो, कानून व्यवस्था का मुद्दा हो, प्रशासन का मुद्दा हो, महंगाई का मुद्दा, ये मुद्दे वहां इंडिया गठबंधन लगातार उठा रही थी। तेजस्वी यादव बार बार रोजगार पर फोकस कर रहे थे, कानून व्यवस्था पर फोकस कर रहे थे। इस चीज को बड़े करीने से योगी आदित्यनाथ ने अपने आक्रामक प्रचार से डाइवर्ट कर दिया
और आपको याद होगा कि उन्होंने अप्पू टप्पू पप्पू का एक बयान दिया था जो अखिलेश यादव के लिए, राहुल गांधी तेजस्वी के लिए बयान। ये बयान इनका आया और वहां का राजनीतिक माहौल, जो विपक्ष रोजगार की बात, महंगाई की बात, प्रशासन कानून व्यवस्था की बात कर रहा था जिन मुद्दों पे, वो डाइवर्ट हो। हाँ। मीडिया में भी इनके बयान सुर्खियों में बने और यही चीज बाहर भी गई। तो जो चुनाव प्रचार इंडिया गठबंधन कर रही थी वो सीधे बेपटरी, क्योंकि ये उसी पे रह गए। उसमें अखिलेश यादव ने भी बयान दिया, कुछ नाम रखे, उसी तरह तेजस्वी ने, कांग्रेस ने कहा कि हनुमान जी का जो है अपमान है, इस तरीके की चीजें करके एक तरीके से योगी आदित्यनाथ ने उस चीज को फोकस करके जो एंटी इनकम्बेंसी बन सकती थी एनडीए गठबंधन के लिए, उस एंटी इनकम्बेंसी के माहौल को करीब करीब बदल दिया। हाँ। अब जब ये सारी चीजें चल रही थी तो इसमें इनका व्यक्तित्व भी प्रभावी रहा। वो बार बार कहते रहे, उत्तर प्रदेश की तुलना बिहार से करते रहे। वो बार बार कहते रहे कि हमने तो माफियाओं को मिट्टी मिला दी, किसी की हिम्मत नहीं है कोई माफिया वहां जमीन पर कब्जा कर ले। बुलडोजर की जो इनकी छवि थी, बुलडोजर मॉडल, योगी का जो बुलडोजर मॉडल था वो भी प्रभावित कर रहा था। सबसे बड़ी बात ये थी कि ये प्रभावित क्यों कर रहा था बुलडोजर मॉडल, बिहार में बुलडोजर मॉडल क्यों चला, विशेषकर योगी के सभाओं के साथ। बुलडोजर भी खड़े होते थे, बुलडोजर खड़े हुए, हाँ, सांकेतिक रूप से, और भीड़ भी जबरदस्त आती थी योगी को सुनने देखने। बिहार में बुलडोजर मॉडल इसलिए सफल हुआ क्योंकि बार बार जंगल राज की बात की जाती थी। हाँ। वहां के जो लोग थे जिन्होंने 90 के दशक की कानून व्यवस्था देखी थी, खस्ता हाल कानून व्यवस्था बिहार की देखी थी, जंगल राज देखा था, उनके दिमाग में तरोताजा था। और एक बात और भी है कि बिहार के लोग अपने इतिहास को या पूर्व को भूलते नहीं, वो याद रखते हैं, पीढ़ी दर पीढ़ी देते चले। तो मोदी कुरेदते भी रहे लगातार, और मोदी भी कुरेदते रहे उस चीज को। तो जब ये बुलडोजर मॉडल की बात होती थी, कानून व्यवस्था की बात होती थी, तो बार बार इस चीज की का जिक्र योगी बिहार के लोगों के सामने पेश करते रहे कि अगर राजद जीता, इंडिया गठबंधन जीता, तो दोबारा जंगल राज की स्थापना होगी। इसलिए आप जो सुशासन कर रहा है नीतीश कुमार जी, उनके हाथ मजबूत करिए, इंडिया एनडीए को मजबूत करिए, और एक तरीके से इनकी जो ये चीजें थी, एक तो याद दिलाया, दूसरे इनकी छवि मजबूत शासक की वो, और प्लस यहाँ की कानून व्यवस्था का जो मॉडल पेश किया, बुलडोजर मॉडल पेश किया, उसका सबका असर एक पोलराइजेशन वाला भी है, बहुत जबरदस्त हुआ। और दूसरे हिंदुत्व और राष्ट्रवाद, ये भी सीएम योगी कभी भी भाषणों में आप देखिए तो हिंदुत्व और राष्ट्रवाद की बात जरूर करते हैं। वो जाति समीकरणों को तोड़ने पे भरोसा कोर इशू, वो हमेशा कोशिश कर रहे हैं कि जाति समीकरणों को तोड़ा जाए और हिंदुत्व या हिंदुओं को एकजुट रखा जाए, ताकि सत्ता पर आसानी से पहुंचा जा सके, सत्ता को आसानी सत्ता पर काबिज हुआ जा सके। तो ये एक रणनीति इनकी रही और इसमें ये बहुत सफल भी रहे। तो एक तो सीएम योगी की ये स्थितियां और उनकी छवि, इन सब चीजों ने मिला करके बिहार की जनता को एक संदेश दिया और इन 26 सीटों में बहुत जबरदस्त असर पड़ा। आप ये सोच लीजिए कि कई ऐसी सीटें थी जहां
योगी चुनाव प्रचार करने गए, वहां का कैंडिडेट चाहे वो भाजपा का रहा हो चाहे उनके सहयोगी दलों का रहा हो, कई कैंडिडेट पिछले चुनाव से 10 गुना ज्यादा मार्जिन से जीते, 9 गुना मार्जिन से चुनाव जीते। तो ये एक तरीके से योगी की आक्रामक शैली, मुद्दों को अपने तरफ करके विपक्ष को अपनी पिच पर खेलने को मजबूर करना, ये सब ऐसी चीजें थी, ऐसी रणनीति थी जिस पर योगी ने धुआंधार बैटिंग की। अब इसका असर इस तरीके से देखिए कि बिहार के जो लोग हैं उसमें चाहे बलिया हो, चाहे बनारस हो, चाहे आजमगढ़ हो, देवरिया हो, इन सब क्षेत्रों में 90 के दशक में जब जंगल राज शुरू हुआ था बिहार में, तो वो लोग यहाँ शिफ्ट करते थे, आकर के बसने भी लगे थे। पलायन बहुत हुआ था उस समय। वहां चूंकि ये सारे क्षेत्र बिहार से सटे हुए हैं और 34 से 38 विधानसभा क्षेत्र इसमें आते हैं, तो वहां का जो रिजल्ट है वो यहाँ भी असर डालेगा 100%। और असर इसलिए डालेगा क्योंकि एक तो रोटी बेटी के संबंध है यूपी और बिहार में, दूसरे राजनीतिक समीकरण या ध्रुवीकरण दोनों कह सकते हैं, वो बिहार और यूपी के एक बराबर है। तीसरी सांस्कृतिक एकरूपता भी है, बोली बानी में भी लगभग एक है। इसका असर अगर हम देखें तो पूर्वांचल की तमाम सीटों पर पड़ेंगे, क्योंकि पूर्वांचल में ये माना जाता था कि सपा मजबूत, लेकिन ये जो असर पड़ेंगे उसे आप कह सकते हैं कि ये योगी ने 2000 बिहार चुनाव में प्रचार करके 2027 के का होमवर्क पूरा किया है और पूर्वांचल को साध करके, और इसका असर आपको कुल मिला करके देखिए अगर, तो इसका असर योगी के व्यक्तित्व का, योगी के सख्त प्रशासनिक छवि का और बिहार चुनाव परिणाम के राजनीतिक और जाति समीकरणों का यूपी में भी असर पड़ेगा। विशेषकर पूर्वांचल पे इसका खास असर दिखाई पड़ेगा। अच्छा, अखिलेश यादव ने भी तेजस्वी के लिए खूब प्रचार किया, महागठबंधन के लिए किसी सीटों पर कोई उम्मीदवार भी नहीं उतारा, मदद की उनकी, लेकिन उसका कुछ असर दिखा नहीं बिहार विधानसभा चुनाव में, रिजल्ट में ऐसा कन्वर्ट नहीं हुआ। क्या यह सपा के लिए खतरे की घंटी है 2027 में उत्तर प्रदेश के लिए? अमित जी, इसको आप दो तरीके से देखिए। सपा लोकसभा चुनाव में भाजपा को शिकस्त 100% 37 सीटें जीती। इसका उत्साह सबसे ज्यादा सपा को था, अखिलेश यादव को था। अखिलेश यादव ने इस जीत को पीडीए फार्मूले की जीत बताई, दलित पिछड़ा मुस्लिम। उसी आधार पर अखिलेश को लगा कि बिहार चुनाव एक मौका है जहां अगर हम प्रचार प्रसार करते हैं इंडिया गठबंधन के पक्ष में, तेजस्वी यादव के पक्ष में, राजद के पक्ष में या अन्य दलों के पक्ष में, तो हम अपना नैरेटिव गढ़ सकते हैं जो उत्तर प्रदेश में असर डाले। यही कारण था कि अखिलेश ने अपने को जबरदस्त तरीके से एक्सपोज किया बिहार चुनाव। हालांकि उन्हें इतना एक्सपोज नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो जो एक्सपोज किया उसका उन्हें खामियाजा भी भुगतना पड़ सकता है।
अब पीडीए का दांव वहां भी चला, उन्होंने बड़ा नैरेटिव गढ़ने की कोशिश की। उन्होंने वहां एक नारा भी दिया कि बिहार बदलेगा तो देश बदलेगा। तो वो देश, बिहार के चुनाव परिणाम उत्तर प्रदेश के परिणाम तय करेंगे, परिणाम तय करेंगे। तो वो तय कर चुके हैं। अगर देखिए, अगर हम कहें कि अगर बिहार चुनाव परिणाम को उत्तर प्रदेश के चुनाव परिणाम, संभावित परिणाम से अगर आप अखिलेश यादव तौल रहे हैं, तो अगर देखा जाए तो वो तय हो चुके हैं। लेकिन वो तो एसआईआर को दोषी मान रहे हैं। एसआईआर को दोषी, भाई आप किसी चीज को भी दोषी मान लीजिए कि एसआईआर में आपके वोट काटे जा रहे हैं, लेकिन आज तक एक भी व्यक्ति, बहुत सारे लोग कह रहे हैं इस बात को, इवन विपक्ष के लोग भी अब कहने लगे हैं कि एसआईआर में अगर एक भी व्यक्ति का वोट कटा होता तो वो सामने क्यों नहीं आया। तो आप पराजय को पचाना सी, अगर आप पचा नहीं पाते हैं, अखिलेश यादव ने कहा भी कि ये जीत हमसे पच नहीं रही है, एनडीए की ये जीत 202 सीटों वाली हमसे पच नहीं रही है, हजम नहीं हो। तो एक तरीके से इन्होंने एक्सपोज किया और अपना नैरेटिव चलाने की बहुत जबरदस्त कोशिश की, और इसी का परिणाम था कि अखिलेश यादव 22 विधानसभा सीटों पर प्रचार करने गए। जम के प्रचार किया, जम के धुआंधार प्रचार किया। लेकिन अगर उनका स्ट्राइक रेट सीएम योगी के सामने रखिए तो वो बौना हो जाता है। 22 में केवल 2 सीटें जिता पाए महागठबंधन, और परसेंटेज देखिए तो इनका स्ट्राइक रेट मायावती से भी कम था, 9%, जबकि मायावती ने 5 सीटों पर प्रचार किया और 20% उनका स्ट्राइक रेट था। उनका एक कैंडिडेट जीता भी। अखिलेश यादव के साथ तो ड्रॉबैक और भी रहा कि जिस छपरा सीट पर भोजपुरी स्टार खेसारी लाल यादव लड़ रहे थे, वहां भी जाकर के इन्होंने प्रचार किया और खेसारी लाल यादव हार गया। तो ये जो इन्होंने जो एक्सपोज किया, वो इनके लिए यूपी में खतरे की घंटी तो है ही है, क्योंकि पीडीए फार्मूला नहीं चला वहां, माई समीकरण भी नहीं चला। अखिलेश यादव 20 बार 100 बार पीडीए कर ले, लेकिन उनका बेस वोट बैंक माई समीकरण पे ही डिपेंड करता है। और इसको सामान्य राजनीतिक समझ रखने वाला हर आदमी जानता है कि अखिलेश की राजनीति माई समीकरण पर डिपेंड, इसमें कोई नया वोट नहीं जोड़ पा रहा है। और जहां तक पीडीए के ध्वस्त होने का सवाल है, तो पहली बार नहीं ध्वस्त हुआ है। लोकसभा चुनाव के तत्काल बाद उपचुनाव हुए, उसमें 8 सीटें जीत गई भाजपा, 10 में से पीडीए गायब हो गया। वहां पर भी आपने सारे समीकरण लगा दिए, अवधेश प्रसाद को, दलितों को एकजुट करने की कोशिश की अवधेश प्रसाद के थ्रू, इकरा हसन के थ्रू आपने ओवैसी को काउंटर करने की कोशिश की, अपने सारे जो पदाधिकारी थे, विधायक थे, उन सबको लगा दिया। रिजल्ट आपके पास क्या आया? 0। रिजल्ट अगर आप देखें तो आपकी स्थिति बहुत खराब थी। और एक्सपोज करने का परिणाम क्या हुआ? अधिक से अधिक एक्सपोज करने का परिणाम आपके ये हुआ कि आपने उत्तर प्रदेश की जनता में एक संदेश भेज दिया कि आप काफी भाजपा के गठबंधन के सामने आप काफी कमजोर पड़ चुके हैं। माई समीकरण वहां ध्वस्त हुआ है, और ओवैसी कह रहे हैं कि हम यूपी में भी चुनाव लड़ेंगे। ओवैसी अगर यूपी में चुनाव लड़ते हैं तो स्थितियां बदलेंगे निश्चित रूप से। जो मुस्लिम दबदबे वाली सीटें, उन पे स्थितियां बदलेंगी, वोट कटेंगे, वोट बटेंगे। और अभी तो ये भी स्पष्ट नहीं है कि कांग्रेस और सपा मिलकर चुनाव लड़ेगी, क्योंकि जिस तरीके की बयानबाजी अंदर खाने चल रही है, जिस तरीके के जोड़ तोड़ चल रहे हैं, बहुत संतुष्ट नहीं अखिलेश यादव कांग्रेस से। अखिलेश यादव संतुष्ट नहीं है कांग्रेस से। तो हो सकता है कि सीटों के बंटवारे को लेकर के मामला खींचतान तक हो और दरार पैदा हो सकती है। 100%। तो ये संभावनाएं राजनीति में हमेशा बनी रहती। पीडीए ध्वस्त हुआ उनका वहां,
पीडीए यहाँ उपचुनाव में ध्वस्त हो चुका था ऑलरेडी, और जिस तरीके से भाजपा ने यहाँ अपने सहयोगियों को जोड़ा है, चाहे वो अनुप्रिया पटेल हो, चाहे जयंत चौधरी हो, संजय निषाद हो, चाहे संजय निषाद हो, ओपी राजभर, जिस तरीके से जोड़ रखा है, इससे एक तरीके से बिहार मॉडल ही यहाँ पर वो लागू करे चुनाव का। जिस तरीके से वहां जीते हैं उसी हिसाब से वो यहाँ पर बिहार मॉडल को लागू करके यहाँ का विधानसभा चुनाव जीतेंगे। केवल अखिलेश यादव को या सपा को ये एक बड़ा झटका ही नहीं है, अखिलेश यादव के लिए एक बड़ी चुनौती और भी खड़ी है भाजपा के अलावा, वो है बसपा प्रमुख मायावती। हाँ, जिस तरीके से उन्होंने वहां चुनाव प्रचार किया और एक सीट जीतने में सफल रहे, उसका असर यहाँ के दलितों पे भी गया है। अब वो ये सोचने पे मजबूर हो गए हैं कि क्या बिखराव हो या ना हो, क्या दलित जो थोड़े बहुत दलित कांग्रेस की तरफ और सपा की तरफ लोकसभा चुनाव में चले गए थे, वो अब पुनः जाएंगे, इस पर एक सवालिया निशान उठने लगे हैं। राजनीतिक में देखिए तो जो सियासी गलियारे हैं उसमें भी अब ये माना जाने लगा है कि कहीं सपा को यूपी में भी जो थोड़े बहुत दलित साथ थे, अति पिछड़े वर्ग के लोग साथ थे, वो कहीं चले नहीं जाए। और मिलाकर अखिलेश यादव के लिए दिक्कतें पैदा हो, हाँ, दिक्कतें काफी पैदा हो गई हैं। और आप ये भी देखिए जिस तरीके से माई ध्वस्त हुआ है, आने वाले दिनों में कहीं ऐसा ना हो कि यादव बिरादरी भी जैसे बिहार में इंडिया गठबंधन को छोड़ के एनडीए में चला गया, वैसे कहीं यहाँ भी ना हो। अगर ऐसा होता है तो बिहार के रिजल्ट भी यहाँ दोहराए जा सकते हैं 100%। तो अगर देखिए आप कुल मिला जुला करके तो बिहार चुनाव में भाजपा या एनडीए के जीत का मॉडल यहाँ लागू किया जाएगा उत्तर प्रदेश में, और इसका असर ये तो भविष्य के गर्भ में है कि ये कितना असर डालता है, पॉजिटिव इम्पैक्ट या नेगेटिव इम्पैक्ट। अब अखिलेश यादव अपनी रणनीति में कितना बदलाव करते हैं, इस चीज को कुंद करने में क्या वो सफल होते हैं या असफल होते हैं, ये सारी चीजें तो 2027 के विधानसभा चुनाव में दिखाई पड़ेंगी। लोक और पंचायत चुनाव में भी कुछ इसका की झांकी मिल सकती है। बावजूद इसके सपा के सामने नए तरीके से एक बड़ी चुनौती खड़ी हो गई है, जो उनके लिए खतरे की घंटी भी है और उन्हें अलर्ट रहने की चेतावनी भी दे रही। यानी कुल मिलाकर बिहार विधानसभा चुनाव के परिणाम उत्तर प्रदेश के परिणामों को भी प्रभावित कर सकते हैं। लेकिन अब ये सोचने वाली बात इंडिया गठबंधन के लिए ज्यादा है, क्योंकि वहां पर राहुल गांधी के नेतृत्व में जिस तरीके की चर्चाएं चल रही हैं, उससे कहीं ना कहीं अखिलेश यादव का खेमा असहज नजर आ रहा है। सोचने वाली बात बहुजन समाज पार्टी के सुप्रीमो मायावती के लिए भी है कि किस तरीके की रणनीति 2027 के लिए तय की जाए। लेकिन हाँ, कुल मिलाकर इतना जरूर कहा जा सकता है कि एनडीए गठबंधन की जो जीत बिहार में हुई है, उसने कहीं ना कहीं कार्यकर्ताओं में जोश भर दिया है।